त्योहारों की शुरुआत होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहाँ के बाद एक देश में अलग अलग त्यौहार, दशहरा, दिवाली, छठ, इसके बाद यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ऐसे में जो वादा मेरे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया था कि दिवाली के समय देशवासियों को एक बड़ा उपहार मिलेगा, उन्होंने अपने इस वादे को निभाया और जिस तरीके से जीएसटी में दरों को कम करके एक बड़ी राहत देश की एक बड़ी आबादी को देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। जीएसटी स्लैब्स में रिवीजन हो, ये मांग लंबे समय से हर सेक्टर की है। लगभग साल भर से ज़्यादा हुआ है मुझे इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने को। साल भर के दौरान जितनी बार मेरे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मेरी मुलाकात हुई, इस सेक्टर के अलग अलग वर्टिकल्स के साथ जब मेरी मुलाकात हुई, तो सबसे पहला कंसर्न, शिकायत, कंप्लेन जो भी हो, उनका यही रहा था कि भाई जीएसटी में हम लोग को थोड़ी राहत चाहिए। ऐसे में मेरे मंत्रालय के लिए और ज़्यादा खुशी की बात है कि अधिकांश चीज़ें जो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं वो सब या तो 5% या 0% के दायरे में आई हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि देश की एक बड़ी आबादी को, जो कि आज से 2 दिन के बाद 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता है। इसको लेकर विस्तार में एक डिटेल ब्रीफिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कर्टन रेजर के दौरान तमाम जानकारी आप सबके समक्ष पहले ही आ चुकी है। ज़्यादा कुछ इस विषय को लेकर कहने के लिए या जोड़ने के लिए है नहीं, बस इतना कि परसों से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मेरे लिए उत्साहवर्धक है कि मेरे प्रधानमंत्री इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया का इनॉग्रेशन उनके हाथों किया जाएगा। दिन की शुरुआत 25 तारीख की शुरुआत हम लोग सीईओ राउंड टेबल से हम लोग करेंगे और इसमें आदरणीय नितिन गडकरी जी इसमें मौजूद रहेंगे। इंडस्ट्री के तमाम सीईओज, लगभग 100 के करीब सीईओज उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहे। वर्ल्ड फूड इंडिया के पीछे की यही रही है कि किस तरीके से हम लोग भारतीय खाद्य पदार्थों, उसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके। नई टेक्नोलॉजी जो संभवतः देश दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, देश के अलग अलग राज्यों में या ग्लोबली जिन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे उसको एक मंच पर लाकर वो मौका दें एक दूसरे के साथ उसको साझा करने का। इस सोच के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 4था एडिशन है और पिछले 3 एडिशन में जिस तरीके से हम लोगों ने एक ग्रोथ देखी है वर्ल्ड फूड इंडिया में, पार्टिसिपेशन को लेकर, एक्साइटमेंट को लेकर, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, आइडियाज, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, और या फिर जिस तरीके से MOUs इसमें साइन होते हैं, तो ये अपने में डोमेस्टिक मार्केट को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ने में भी एक मजबूत कदम के तौर पर इसका हम लोगों ने अनुभव किया है। इस साल पुनः हम लोग को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पिछले सालों से बेहतर प्रदर्शन इन टर्म्स ऑफ MOU। देश होने के नाते इन अबंडेंस अ लॉट ऑफ फूड रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग शायद कई में लीडिंग फिगर्स में हैं, नंबर 1, नंबर 2 पे हैं, या यकीनन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग टॉप 5 की कैटेगरी में आते हैं। तो जब हमारे पास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, उसको प्रोसेस करने की जितनी क्षमता हम लोगों में है, अभी भी हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। मेरी सरकार का उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करते वैश्विक तौर पर कैसे हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करें इन टर्म्स ऑफ दूसरे देशों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो, कैसे हम लोग एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा कर सकें। और ये क्षमता है हम लोगों में प्रोडक्शन की कमी नहीं है, बट हाँ, उसको प्रोसेस करना, प्रसंस्करण उसका हो, इसमें अभी भी एक लंबा रास्ता है जिसको हम लोग को तय करने की ज़रूरत है। और उसी सोच के साथ मेरा मंत्रालय, ये वर्ल्ड फूड इंडिया जैसा इवेंट, इसी सोच के साथ हम लोग निरंतर लॉसेस को मिनिमाइज कर
वैश्विक बाजारों तक भारतीय खाद्य पदार्थों को हम लोग लेकर जा सकते हैं। पर ऐसे में ही चिंता कई बार जब प्रसंस्करण की हम लोग बात करते हैं तो उस धारणा को लेकर भी रहती है जो एक मिसकंसेप्शन के तौर पर भारतीय परिवारों के भीतर है या उसे विस्तृत करने का प्रयास किया जाता है। कई बार ये धारणा मान ली जाती है, बांध दी जाती है कि भैया प्रोसेस है तो खराब। ये सोच कर इस सोच को बदलने की लड़ाई में मेरा मंत्रालय लड़ ही रहा है और इसी वजह से आज हम लोगों ने ये FAQs को लेकर एक पुस्तिका भी आप सबके सामने हम लोगों ने रखी है। क्योंकि कई बार जब आप प्रोसेसिंग की आप बात करते हैं तो छूटते ही मन में आता है कि भाई ये खराब है, इससे हेल्थ को नुकसान होगा, संभवतः वजन बढ़। बात करते हैं हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, कतई उसमें हम लोग ये बात नहीं करते कि भाई प्रोसेस हो गया तो खराब हो गया। आज की तारीख में कितने रेडी टू ईट RTC रेडी टू कुक वैरायटीज हैं जिसको आप लेकर जाइए, पकाइए, खाइए, आपको गुणवत्ता घर पे पके हुए खाने से बेहतर ही मिलेगी, उसमें कमी नहीं होगी। पर पुनः ये धारणा आती है कि भाई प्रोसेस हो गया है तो अब इसमें से सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू इसमें से निकल गए, गुणवत्ता निकल गई है। ये एक कंसेप्शन है जो कि आमतौर पर और कई बार कई हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं जो बिना साइंटिफिक बैकिंग के इस मिसकंसेप्शन को और ज्यादा विस्तार देने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ये इंडस्ट्री ग्रोथ तब कर पाएगी जब इन धारणाओं के साथ, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के साथ जब हम लोग फाइट कर सकें। इंडस्ट्री मीटिंग के दौरान मैंने कई बार तमाम इंडस्ट्री के साथियों से यही आग्रह किया है कि जितनी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको स्पष्टता के साथ प्रिंट किया जाए, खाद्य पदार्थों के ऊपर लिखा जाए कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है। एंड एट द सेम टाइम हर सेगमेंट का एक हेल्दियर वैरायटी भी हम लोग कैसे तैयार करें। आज की तारीख में जितने यंगस्टर्स हैं जो फिटनेस कॉन्शियस हैं, जो अपनी सेहत का, अपनी बेसलाइन का ध्यान रखते हैं, ऐसे में उनको इस बात की जानकारी क्लियरली हो कि भैया ये है, इसमें इतना शुगर कंटेंट है, ये है, इसमें इतना शुगर कंटेंट है। चॉइस आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहें। मेरे प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से ओबेसिटी को आज की तारीख में एड्रेस करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में इस सेक्टर की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कतई इसके माध्यम से हम कोई ऐसी चीज जनता या कंज्यूमर के पास ना लेकर जाए जो उनकी फिटनेस या उनके हेल्थ के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ करे। और इसको लेकर समय समय पर हम लोगों ने रेगुलेशंस भी हम लोगों ने तैयार करने का प्रयास किया। वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान भी ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज भी एक दूसरे के साथ सेशंस होंगे जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा कि ग्लोबली क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या पैरामीटर्स हैं। फसाई इसको देखती है, उनके अंतर्गत ये जिम्मेदारी आती है कि जितने भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं उनकी रेगुलेटरी बॉडी वो है, इस बात का ध्यान रखने का कार्य फसाई के द्वारा किया जाता है कि कोई भी गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं हो। एट द एंड ऑफ द डे जब कंज्यूमर के पास जब वो खाद्य पदार्थ पहुंचे तो पूरी गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य के तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उनके पास पहुंचे। खाद्य प्रसंस्करण मैं मानता हूं कि जिस रफ्तार से पिछले एक दशक में इसने एक जंप हासिल किया, एक ग्रोथ देखा है, मैं मानता हूं कि स्कोप इस इंडस्ट्री के बढ़ने का अनंत संभावनाएं हैं इस सेक्टर को लेकर। ऐसे में वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे आयोजन न सिर्फ डोमेस्टिक बाजारों के बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी भारतीय खाद्य पदार्थों को मजबूती से प्रस्तुत करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आने वाले दिनों में 4 दिन का ये आयोजन होगा। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा और आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि आए। मुझे खुशी है इस बार जिस तरीके से ग्लोबल एक्साइटमेंट इसको लेकर देखने को मिला है, जहाँ पे कई पार्टनर फोकस कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो नेशनली भी कई राज्य इसमें अपनी भागीदारी निभाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग जब आएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग राज्यों के पेविलियंस, अलग अलग देशों के वहाँ पे पेविलियंस होंगे और साथ ही में यंग स्टार्टअप आइडियाज़ को भी प्रमोट करने का प्रयास निरंतरता में इस मंच के माध्यम से किया गया है। मेरे विभाग से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाओं के जितने लाभार्थी हैं, PMKSY के हों, PM FME, जो मैं मानता हूँ कि हमारे मंत्रालय की एक ऐसी योजना है जो पुनः हमारी सरकार की उस सोच को पूरा करती है जहाँ पे युवाओं को सिर्फ जॉब सीकर्स के तौर पे नहीं, जॉब गिवर के तौर पर भी
हम लोग देखने का हम लोग कार्य करते हैं। ऐसे में पीएमएफएमई के माध्यम से उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जाता है, उन उद्यमियों को तैयार किया जाता है जो संभवतः देश के किसी दूर दराज इलाके में किसी गांव में रह रहे हों, बट उनकी सोच इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की है। तो ऐसे में उनको भी ये मंच हम लोग देते हैं। प्रधानमंत्री जी भी जब आएंगे तो उनकी भी मुलाकात कुछ ऐसे पीएमएफएमई के बेनिफिशरीज के साथ भी होगी, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हो। उन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप सबका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पे देखें, क्या कमियां हम लोग इससे रही जो आने वाले सालों में हम लोग उसको सुधार सकते हैं, वो भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। बस मैं इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय को और इस मंत्रालय की गंभीरता का एहसास पूरी तरीके से मुझे मेरी सरकार को है, और यही कारण है कि प्रोसेसिंग को लेकर एक अलग से विभाग केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, ताकि इस क्षेत्र में हम लोग की गुणवत्ता की चीज़ें हम अपने कंज्यूमर्स को दे सकेंगे और इंटरनेशनली ग्लोबली भी भारत एक अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा। निफ्टम की भी इसमें एक अहम भूमिका है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग को लेकर हम लोग छात्र छात्राओं को हम लोग तैयार करते हैं, उनको इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ाई की जाती है। लंबे समय से मेरे विभाग की मांग रही थी कि एक और निफ्टम देश में होना चाहिए। अभी तक मात्र 2 निफ्टम थे, एक तांजावुर में था तमिलनाडु में, दूसरा कुंडली हरियाणा में था। खुशी है मुझे इस बात की कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा तीसरे निफ्टम की भी घोषणा की गई है, और वो मेरे ही गृह राज्य बिहार में वो खुलने जा रहा है। आने वाले दिनों में जल्द उसकी भी सारी जानकारी आप सबके साथ साझा करूंगा कि बिहार में कहाँ पे और कब तक ये खुल के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में अलग अलग वर्टिकल्स के माध्यम से जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसको मजबूती देने का प्रयास मैं मेरे मंत्रालय के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा निरंतरता में किया जा रहा है। बड़े रिफॉर्म्स पे हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती मिले। समय समय पर ये तमाम जानकारी, ये तमाम विषय आपके साथ में साझा करता रहूँगा। संभवतः इसके बाद अगर आप लोगों के कोई सवाल जो कि कतई बिहार में मुझे कितनी सीटें मिल रही हैं उसको लेकर ना हो, इस विषय को लेकर जो भी आपके सवाल होंगे उसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। So today we just kind of give an update on how we have progressed in the last 2 months and how we are set up to inaugurate the event on 25th. Next slide, please. Food sector for the entire country as well, organized by the Ministry of Food Processing Industries, and this is going to be the 4th edition. Last 2 years we had the 2nd and 3rd edition, and first one was in 2017. So we are hopeful that it will be a much bigger event and it will add on to what we have been accumulating the last so many years, and we'll build on to the solid foundation that we have laid down as a ministry. The dates are known to you: 25th to 28th September at Bharat Mandapam. Next. This particular edition of World Food India focuses on 5 pillars. So it takes care of the entire spectrum of, when we look at food processing as a sector. So how do we cater to, health and nutrition for our population? How do we provide for environment and, in terms of the impact that has on the nature? How do we promote India as a processing hub that can cater not only to our own country's requirement, but also to the global world markets? And special focus on livestock and marine, because they have a lot of significance in terms of the impact they make on the livelihoods of our people, the fishermen and the farmers. So that also remains a very important focus for us. And of course, how do we enable this sector to grow? So these are the key stakeholders in the World Food India. You can see it takes care of the company, the entire private sector, the suppliers, the ingredient manufacturers. Then from the financial side, all the organizations are involved, government, national, international government, the foreign missions are there. Participate in this big event in one way or the other. There are many avenues and opportunities for them to take part in the event in a very meaningful way. And the highlights are the Global Food Regulators Summit, which is an annual feature. It is conducted by FSSAI, which is the food regulator for India, Food Safety Standards Authority of India. They conduct this summit as part of the World Food India, and it's a very healthy representation from throughout the world. So they discuss event. Likewise, reverse biosellers meet that is organized by APITA, which is the Export Development Agency for Agro Products and the Ministry of Commerce.
So they do invite a lot of foreign participants, and that is also a very big component of the particular event. And this time also we are having an international seafood show, with separate pavilion dedicated for it. So these are the key highlights of the and the stakeholders in the Whirlpool area. Next, please. Again, some thumbs up on the level of participation. So we have more than 1,700 exhibitors from throughout the country. There are 500 plus international buyers and from across 100 plus nations. So that is the entire globe is kind of represented. And the flagship events I mentioned, apart from that we have CEO Roundtable, which is again a very, very significant and prominent event. The more than 100 CEOs of the leading companies in the FMCG sector, they do participate in this session, and it's a very thought-provoking session where the industry puts forth what are the views, what are the issues, and that forms a template for us to work on the next full 1 year, so that we take care of the what are the issues concerning the sector, and they are properly addressed. That is the event about. And then there we have a startup showcase. So there is a special focus on startups. So a very thorough exercise was conducted, and after a very rigorous examination, we have selected the beneficiaries. So they also give an opportunity to present themselves at the event, and they are also suitably awarded. And the ministry also provides them handhold support for the next 1 year. That's also part of it. And of course, then we have exhibitions and displays and other services I mentioned. So there. We have live food zones, there are innovation hubs, and there are, from the next slide, we have multiple country participation, we have state pavilions, and we have the major big companies and small companies also, they are participating in this event. Next, please. So on domestic side, we have more than 21, 22 states are participating. We have 5 partner states, we have 6 focus states, and there are 10 exhibiting states. And other than that, there would be beneficiaries or industries from those states who are not officially there, maybe or not as a state, they may not be participating, but the entrepreneurs from those states are definitely there. So the number would be still higher than what this edition would look like. And on the international side, we have 2 partner countries, which is New Zealand and Saudi Arabia. There are 4 focus countries, Russia, UAE, Japan, and Vietnam, and then 21 exhibiting countries. And we have official delegations from 15 countries. So it's a very healthy global representation at this event of WRI. Next, please. Briefly the flow of events. So inauguration is day 1, which is on Thursday. So this time the inauguration will be the evening. So we have morning, we have the CEO roundtable, and the exhibitions also start. Technical sessions are there. There are country sessions, there are state sessions, and there are thematic sessions which are organized by the ministry and other important stakeholders. So those are held concurrently in the Bharat Mandapam, and the exhibition also goes on the various halls. So it's a very engaging format for the people who come there. They can go and see firsthand, and they can also participate in the discussions that are happening in the event during those 4 days. Then we have day 2 and day 3 is the also. And the last day is the concluding day, which is the exhibition. It comes to closure around maybe soon after lunch. We'll close it on 28th of September. That is the event, the brief, the flow of events. Next, please. These are some of the our partner ministries and the partner states and the partner organizations. You can see all the stakeholders in agro-food sector are there. Next, please. These are the industry partners. All the big companies are there, and apart from that, we also have the small entrepreneurs. They are also fairly represented in the event. Next, please. Since we have a dedicated app for this, I'll urge all of you, request you, please download the app. It will provide the complete details about the Whirlpool range. It's a complete guide to the how do you participate in the event. So I'll really urge you that you can make use of this app, and the website contains all the details. That will be very helpful in navigating through the event, how it is organized. And lastly, before I conclude, I'll also take this opportunity to just inform you that at this event we'll also have a launch of FAQs on the processed food. So the context is that in the previous CEO roundtable and other platforms also where the ministry meets industry, a very common concern is raised that the sector, despite its valuable contribution, suffers from a negative perception in the public sphere. So how to correct that, how to give the right scientific information. The ministry has made an effort under the guidance of our Honorable Minister, and we have come out with some small brief publication,
which answers the basic questions on what is food processing and what is the impact and what are the various issues about processed foods. So that is a small beginning from our side. It will be a work in progress. The final word is not out as yet. We'll keep updating it, but the first document is ready, which we will request also our Honorable Minister to release today. That is the brief background. So thank you so much, and we look forward to all of you to participate in the event.